सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम ख़ान and I welcome all of you in the class of HRM। बेटा, आज की क्लास का जो टॉपिक है जिसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो है रिक्रूटमेंट बेसिकली, और इससे मुतल्लक हम तकरीबन 6 लर्निंग आउटकम्स सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स की जानिब। बेटा, पहला लर्निंग आउटकम जिसे हम सीखेंगे वो है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। पहले हम समझेंगे कि रिक्रूटमेंट बज़ाते ख़ुद क्या है, इसका अपना मतलब क्या है। जब हम मतलब को समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स होंगे इजी हो जाएंगे समझने के लिए। सेकंड लर्निंग आउटकम बेटा जो होगा वो होगा स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखे जाते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है। थर्ड में देखेंगे हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कि जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं स्टेप्स के थ्रू वो किस पॉलिसी के तहत करते हैं। नंबर 4 पे बेटा देखेंगे हम रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कि ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट किस तरह होती है, इनका आपस में क्या लिंक है। फिर बेटा देखेंगे नंबर 4 पे सेकंड लास्ट पे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, के रिक्रूटमेंट के सोर्स कितने होते हैं। लास्ट में देखेंगे मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, हम कितने तरीक़ों से रिक्रूटमेंट को कर सकेंगे, कौन से मेथड हैं जिन्हें अडॉप्ट करके हुए रिक्रूटमेंट की जाती है। आइए बेटा अपने पहले लर्निंग आउटकम को देखते हैं जो कि था व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, और उसमें हम देखेंगे डेफिनेशन को रिक्रूटमेंट की। तो फिलिपो ने 1980 में रिक्रूटमेंट को कुछ इस तरह बयान किया है, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employee and stimulating and encouraging to apply for the job according to the Filippo। आसान लफ्ज़ों में बात की जाए अकॉर्डिंग टू फिलिपो तो रिक्रूटमेंट 3 स्टेप्स में देखा जा सकता है। सबसे पहले आप सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, फिर उसे स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करने के बाद आप उसे इनकरेज करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। इन 3 स्टेप में आपकी रिक्रूटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू फिलिपो। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू योडर इन 1972। रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेज ऑफ मैन पावर। आप बेसिकली मैन पावर के सोर्सेज को डिस्कवर करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो रिक्रूटमेंट है। आप करते क्यों हैं? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफिंग शेड्यूल, अपने स्टाफिंग शेड्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एंड टू एम्प्लॉय इफ़ेक्टिव मेजर्स, ताकि आप अपने इफ़ेक्टिव मेजर्स को एम्प्लॉय कर सकें, लागू कर सकें फॉर अट्रैक्टिंग that manpower in adequate number of to facilitate effective selection of an efficient workforce। अब बेटा आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि रिक्रूटमेंट की जो ज़रूरत है ये बेसिकली कैसे आपको अंडरस्टैंड होती है। तो इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्लान्ड, दूसरा है बेटा अनएक्सपेक्टेड, और तीसरे को हम एंटीसिपेटेड का नाम देते हैं। प्लान्ड से मुराद ये है इट अराइजेज फ्राम चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटायरमेंट पॉलिसीज़। अगर ऑर्गेनाइजेशन की में कुछ चेंज आता है या उनकी रिटायरमेंट पॉलिसी 25 ईयर या 60 सुपर एनुएशन से कम कर दी जाती है या बढ़ा दी जाती है, तो इसे हम प्लान रिक्रूटमेंट में देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट क्या होती है? अराइजेज ड्यूरिंग रेजिग्नेशन, डेथ, एक्सीडेंट एंड इलनेस।
जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं ना है, जैसे कोई बंदा रेजिग्नेशन दे जाए, आपको नहीं पता वो कब देगा, कैसे देगा, क्या उसकी रीज़न बनेगी, अनएक्सपेक्टेड है। डेथ पे कंट्रोल नहीं है, डेथ कभी भी हो सकती है आपकी। ये तो एज ए एम्प्लॉई एक्सीडेंट का भी आप अंदाज़ा सही नहीं लगा सकते। एंड इलनेस, ये चार की जो चार चीज़ें हैं ये अनएक्सपेक्टेड होती हैं। इसकी वजह जब ये हो जाती हैं तो फिर आपको रिक्रूटमेंट के फेज़ में जाना पड़ता है। आगे बेटा एंटीसिपेटेड से मुराद हम कुछ यूँ लेंगे, रेफ़र टू दोज मोमेंट्स इन पर्सनल विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेडिक्ट बाय स्टडिंग ट्रेंड्स इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करती है। एनालिसिस करके जब वो प्रेडिक्शन के फेज़ में आती है तो फिर वो पर्सनल या एम्प्लॉइज़ को हायर करने के प्रोसेस में जाती है, जिसे हम रिक्रूटमेंट का नाम देते हैं। जी बेटा, आइए आप डिस्कस करते हैं फ़ीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा, रिक्रूटमेंट के बहुत से फ़ीचर्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो नियरली 7 हैं। आइए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, इट इज़ अ प्रोसेस रेदर दैन अ सिंगल एक्ट और इवेंट। आप जब अब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस में बेटा कंटेंट्स आते हैं, स्टेप्स आते हैं। ये सिंगल एक्ट नहीं है, इसके अंदर बराते खुद एक पूरा लाहे अमल है जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है। नंबर 2 पे बेटा, लिंकिंग एक्टिविटी एज इट ब्रिंग्स टुगेदर द एम्प्लॉयर एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो फ्यूचर का एम्प्लॉय होने वाला है, एम्प्लॉयर, ये दोनों के दरमियान एक राब्ते का काम करती है। इन दोनों को आमने सामने लेके आती है। एम्प्लॉयर देखता है नंबर ऑफ़ पर्सन में से कि उसका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कौन हो सकता है, वो बेस्ट पर्सन को चूज़ करने की कोशिश करता है। नंबर 3 पे बेटा, पॉजिटिव एक्टिविटी टू सीक आउट एलिजिबल पर्सन फ्राम विच सूटेबल वंस आर सेलेक्टेड। वही बात जो ऊपर आपसे डिस्कस की है बेटा, कि आप बेसिकली बेस्ट पर्सन, एलिजिबल पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए इस एक्टिविटी को क्या नाम है, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। नंबर 4 पे बेटा, टू लोकेट द सोर्सेज ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू मीट जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब कि बेसिकली आप उन सोर्स ऑफ पीपल्स को रिक्वायर करते हैं, उन लोगों की तलाश करते हैं जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। एग्ज़ाम्पल इसकी आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपने डॉक्टर्स की ज़रूरत है आपको, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं जॉब देंगे, आप MBBS पर्सन को हायर करेंगे। अच्छा, फिर अगला है बेटा, एबिलिटी टू मैच जॉब्स टू सूटेबल कैंडिडेट। जब आप सोर्स ऑफ पीपल ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, तो डेफिनेटली वही सूटेबल कैंडिडेट्स होंगे। और बेटा, टू वे प्रोसेस बिटवीन रिक्रूटर एंड रिक्रूटेड। रिक्रूटर बेटा वो है जिसे जो भर्ती कर रहा है, एम्प्लॉयर, और रिक्रूटेड का मतलब है वो है बेटा एम्प्लॉई जिसे भर्ती कर लिया गया, जिसे जॉब दे दी गई। नंबर लास्ट में बेटा जो फीचर कोर इम्पोर्टेंस रखता है उसे हम कहते हैं अ कम्प्लेक्स जॉब दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक इमेज ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ जॉब्स ऑफर्ड, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा। तो बेसिकली जब आप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ये काम आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उनकी बड़ी अहमियत। जैसे कंपनी का इमेज, अगर आप कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर कर देते हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आपका इमेज स्पॉइल हो जाएगा, आपकी गुडविल ख़राब हो जाएगी। नेचर ऑफ जॉब ऑफर्ड, आप जिस नेचर की जॉब ऑफ़र कर रहे हैं वैसा ही एम्प्लॉय आपको लेना है, मतलब क्वालिफ़िकेशन सेम होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को वो समझता हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों। ये सब चीज़ें क्या नाम है रिक्रूटमेंट के अंदर देखी जाती हैं। बेटा, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसे स्टेप्स के थ्रू फॉलो किया जाता है, तो आइए देखते हैं स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को।
बेटा बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। पहला जो है प्रोसेस में स्टेप वो है रिक्विजिशन कंटेन। रिक्विजिशन से मुराद क्या है? इन द डिटेल अबाउट द पोजीशन टू बी फिल्ड, कि आप बताएंगे कि आपको कितनी पोजीशन, कितनी जॉब्स, कितने पर्सन की ज़रूरत है फॉर योर जॉब। दूसरा है बेटा डेवलपिंग एंड लोकेशन ऑफ सोर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सोर्स ऑफ लोकेशन बेटा बेसिकली 2 होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कि आप इंटरनली बंदे हायर करेंगे या एक्सटर्नली, उन्हें हम फर्दर बेटा डिस्कस करते हैं डिटेल से। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लोकेशन एंड डेवलप क्या है बेटा आगे देखेंगे। कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को हासिल करने के लिए आप फिर फर्दर कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन। आया आप इंटरनली कर रहे हैं या एक्सटर्नली, कोई भी लोकेशन ऑफ सोर्स होगा आपका, लेकिन आपको कम्युनिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। मतलब इसका ये है कि आप आगे बताएंगे कि आपको हम हायर करने लगे हैं, जो भी आपका प्रोसेस है उसे अडॉप्ट करेंगे। नंबर 4 पे बेटा रिक्रूटमेंट में जो स्टेप है वो है इनकरेजिंग द आइडेंटिफाइड कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। आप आइडेंटिफाई करते हैं उस कैंडिडेट को जो आपको चाहिए अप्लाई करने। मतलब आप क्वालिफ़िकेशन स्पेसिफिक कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या कोई मतलब इसी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। इस स्टेप से मुराद है। उसके बाद बेटा एनालाइज लास्ट में देखते हैं एंड इवेल्युएट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय कैंडिडेट प्रोग्रेशन। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखा। आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है जो इन स्टेप में देखी जा सके। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 4 हैं नंबर इन्हें 4 एलिमेंट्स भी कहा जाता है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? वो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। आप जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होते हैं तो आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करते हैं। ये सारे स्टेप्स जब आप किसी भी स्टेप में होते हैं तो आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी को बाईपास नहीं कर सकते। नंबर 2 पे रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप बेसिकली रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का अपना मतलब क्या है? डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो आप रिक्रूटमेंट कर किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग इकट्ठे होंगे कॉमन गोल के लिए तो उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 3 पे जो बेटा है गोल वो है डेवलपिंग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आप किस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से को अडॉप्ट करना चाहते हैं। नंबर 4 पे बेटा जो है एलिमेंट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखा जाता है वो है मेथड ऑफ रिक्रूटिंग, कि आप किस मेथड के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी को, जो कि एलिमेंट है पहला। रिक्रूटमेंट पॉलिसी से मुराद क्या है? इट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। जब आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक करते हैं कि आप किस मकसद के लिए रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं, ताकि आपको एक फ्रेमवर्क मिले जिसके इम्प्लीमेंट करते हुए अपने रिक्रूटमेंट प्रोग्राम को मुकम्मल कर सकें। नंबर 2 पे बेटा इट इन्वॉल्व इन रिचिंग द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज बाय फिलिंग वैकेंसीज विद द बेस्ट क्वालिफाइड पीपल। जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो दूसरी चीज़ जो मद्देनज़र रखी जाती है वो ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर को लाना चाह रहे हैं वेकेंट पोस्ट पे, ताकि आप बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को हासिल कर सकें।
थ्रू रिक्रूटमेंट। बेटा थर्ड चीज़ जो देखी जाती है वो है एटीट्यूड टूवर्ड्स रिक्रूटमेंट, हैंडीकैप, मिनॉरिटी ग्रुप्स, वुमन, फ्रेंड, रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। बेसिकली जो ये पॉइंट है बेटा, ये बताता ये है कि जब आप रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा एड्स पे कि कुछ कोटा होता है, मिनॉरिटीज़ का होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर का ऐड देखें तो वहाँ नजर आएगा कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए 2% कोटा रखा जाता है। ये पॉइंट्स इस जानब हमें गाइडेंस दे रहा है। नंबर 4 पॉइंट बेटा जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में देखा जाता है वो है प्रमोशन फॉर्म विद इन। ठीक है, आप बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बंदों को उनकी जॉब की सर्विसेज एक स्पेसिफिक टाइम तक देने के बाद उन्हें प्रमोट कर देते हैं। ये आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे नीचे छोटी पोस्ट जिस पे वो काम कर रहा था वो वेकेंट हो जाती है। उसके लिए दोबारा प्रोसेस होता है, अखबार इश्तिहार दिया जाता है, फिर लोग एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन जो अपर हायर पोस्ट होती है सेंसिटिव सी, वहाँ आपका एक्सपीरियंस वाला बंदा इंटरनली आ जाता है। नंबर 5 पे बेटा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिक्रूटमेंट प्रोग्राम एंड प्रोसीजर टू बी एम्प्लॉयड। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने रिक्रूटमेंट पॉलिसी को डिस्कस किया। अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी के से लिंक जो जनरल प्रिंसिपल हैं और जो कि एक एम्प्लॉयर कमिटेड होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? वो बेसिकली इन नंबर में हमारे पास 4 हैं। सबसे पहला है टू फाइंड एंड एम्प्लॉय द बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन फॉर ईच जॉब। एम्प्लॉयर इस चीज़ से कमिटेड होता है कि वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के थ्रू एक जनरल प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है ताकि वो अपने लिए बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन हर जॉब के लिए हासिल करे। नंबर 2 पे बेटा टू रिटेन द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफ दोज हायर्ड, के जो भी उसने पहले से हायर्ड किए हुए हैं उन्हें प्रमोट करके या जो भी इनकी या कोई बेनिफिट दे के अपने एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट्स अप्लाई को अपने पास रखना। नंबर 3 पे टू ऑफ़र द प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लाइफ टाइम वर्किंग कैरियर। जब कोई एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो उसकी जॉब का प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, वो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे एंड ना हो उसका कैरियर, बल्कि अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उसे प्रमोशन दिए जा सके और भी जो बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे। नंबर 4 पे बेटा टू प्रोवाइड फैसिलिटेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ ऑन द जॉब। आप कैरियर ग्रोथ तो है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ कागज़ों में ना हो, इसके बेसिकली रियल ग्राउंड्स में, मतलब ग्राउंड रियलिटी भी हो, ताकि लोग अपनी आपको मोटिवेट करके जॉब हासिल करने की कोशिश करें। आइए बेटा अब देखते हैं कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी को। उन फैक्टर्स को देख लेते हैं जो कि नंबर्स में 8 हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे डेफिनेटली असरअंदाज होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट ही नहीं करती अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी, तो जो बंदे रिक्रूट किए जाएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो एज ए फैक्टर इफ़ेक्ट करता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को। पर्सनल पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इस कंपेटिटर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज़ जो वो अपने पर्सनल या एम्प्लॉयज़ के साथ और उसके कंपेटिटर्स की क्या है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे असरअंदाज होती हैं। इसे आप रोज़मर्रा में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे 2 ऑर्गेनाइजेशन है, बाटा एंड सर्विस, दोनों ही रिक्रूटमेंट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कंपेटिटर भी हैं। तो इनके पर्सनल पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक दूसरे पे एज ए कंपेटिटर नज़र रखना
एज ए फैक्टर इफेक्ट करता है इनकी अपनी अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को। जी बेटा, थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन रिजर्वेशंस। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉइज़ को हायर कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक इंसेंटिव्स हैं वो आपने एम्प्लॉइज़ को देने हैं। या गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आपने कोई भी ऐसा शख्स हायर नहीं करना जो क्रिमिनल है या जिस पे कोई केस चल रहा हो सिविल, तो आप हायर नहीं कर सकते। या गवर्नमेंट ये कह सकती है ये कि आप जब किसी को हायर करेंगे तो एज ए वेरिफिकेशन उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स EOBI को भिजवाएंगे या कोई स्पेसिफिक अदारा है फॉर दी सेफ्टी पर्पज़। अब ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं जो वो आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ पे डायरेक्टली एज ए फैक्टर इफेक्ट कर सकती हैं। आगे जो पॉइंट है बेटा वो है प्रेफर्ड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कर सकती है या एक्सटर्नली। अपने बंदों को प्रमोट करना इंटरनली कहलाता है और एक्सटर्नली मतलब फ़्रेश कैंडिडेट को लेके आना किसी भी सीट के लिए, वो प्रोसेस है मुकम्मल। नंबर 5 पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट नीड। अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट नीड है और काम में एरर्स आ रहे हैं या काम में कोई रुकावट आ रही है बंदे ना होने की वजह से, तो ये एज ए फैक्टर इफ़ेक्ट करता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे कि आप रिक्रूटमेंट करें, चाहे इंटरनल सोर्स से करें चाहे एक्सटर्नल सोर्स से करें। अच्छा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट। अब जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो बेटा आपकी कोई कॉस्ट भी लगती है, चाहे इंटरनली करें चाहे आप एक्सटर्नली करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सोर्स से कर रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट भी एज ए फैक्टर आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे इफ़ेक्ट करती है। अगर आपको लगता है कि एक्सटर्नली आपकी बड़ी कॉस्ट हायर लगेगी तो आप इंटरनली रिक्रूट कर लेते हैं, बंदों को नीचे से ऊपर प्रमोट कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं है तो हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे एक्सटर्नली, लोकल अखबार में दे देंगे ऐड एज़ कम्पेयर टू नेशनल। इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट कॉस्ट। अच्छा बेटा, अगला पॉइंट है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। इससे मुराद यहाँ ये है कि जो बंदा आप हायर करेंगे कल को आपने उसे तमाम वो बेनिफिट्स देने हैं जो दूसरे एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं, या उसकी जो जॉब ड्यूटीज़ है उसके मुताबिक आपसे जो कंपनसेशन देना है। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे असरअंदाज, जिसके थ्रू आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी ऐड आता है उसमें एक लिखा होता है कि मजाज अथॉरिटी को इख्तियार है कि वो सीटों को ज़्यादा भी कर सकता है या कम भी कर सकता है बगैर बताए। ये एज ए पॉइंट कंसिडर किया जाता है। नंबर लास्ट पे बेटा सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड प्रेफरेंस। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया लाजमी नहीं है कि जो बंदे टेस्ट पास करें सारे के सारे रख लिए जाएं, या ये भी लाजमी नहीं है कि सबको निकाल दिया जाए। ये अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। तो ये भी एज ए फैक्टर इफ़ेक्ट करता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे। आइए बेटा अब देखते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी कि एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के वो क्या प्री रिक्विजिट हैं जो उसे गुड बनाते हैं। जी बेटा, पहला पॉइंट है अबाइड बाय द रेलिवेंट पब्लिक पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन ऑन हायरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। जो आपकी गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी ना बेटा, याद रखिएगा वो पब्लिक जो पॉलिसी होगी और जो लेजिस्लेशन होगी उनके दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेगी, उन्हें बाईपास नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे बैन लगा दिया है तो वैसे एम्प्लॉयज़ या वैसे कंटेंट्स उसके अंदर नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट बेटा ये है प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद जॉब सिक्योरिटी एंड कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट। गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी में बेटा सबसे अहम पॉइंट जॉब सिक्योरिटी भी है। क्यों? अगर एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो बेसिकली अपना बेस्ट नहीं देंगे। जब अपना बेस्ट नहीं देंगे वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और जब वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो टर्नओवर कर जाएंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे अच्छे इंसेंटिव की खातर।
इससे आप अपना मे बी बेस्ट एम्प्लॉइज़ खो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। तो लेकिन गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये कंटेंट देखा जाता है, लोगों को जॉब सिक्योरिटीज़ दी जाती है ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यूसली कर सकें एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। बेटा अगला पॉइंट जो है वो है इंटीग्रेट ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड एम्प्लॉय नीड्स। जो एक अच्छी पॉलिसी होती है एज ए रिक्रूटमेंट, बेटा उसमें ऑर्गेनाइजेशन नीड और एम्प्लॉय नीड्स को जम कर दिया जाता है, दोनों को देखते हुए वो पॉलिसी बनाई जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। नंबर 4 पे बेटा है वो प्रोवाइड ईच एम्प्लॉई with freedom and opportunity to utilize and develop knowledge and skill to maximum possible extent। मतलब सिंपल सा है कि आप हर एम्प्लॉई को, मतलब आप इसमें बाइफरकेशन नहीं करते, बाइसनेस नहीं होती, हर एम्प्लॉई को इन गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक प्रॉपर फ्रीडम दे दी जाती है ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसे यूटिलाइज़ करे और अपना नॉलेज को डेवलप कर ले और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए एक ख़ास हद तक, जहाँ तक वो जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर ले। बेटा अगला पॉइंट है ट्रीट ऑल एम्प्लॉइज़ फेयरली एंड इक्विटेबली इन ऑल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। आप तमाम एम्प्लॉइज़ को एज ए, मतलब जो टॉप लेवल पे है या जो आपके नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें इक्वली और फेयरली ट्रीट करते हैं इन अ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी में। बट अगला पॉइंट है वो है प्रोवाइड सूटेबल जॉब एंड प्रोटेक्शन टू हैंडीकैप्ड वुमेन मिनॉरिटी ग्रुप्स। आप जो हैंडीकैप हैं, मतलब जो मज़दूर हैं या जो औरतें हैं या मिनॉरिटीज़ हैं, उन्हें उनके रिज़र्वेशन के मुताबिक सूटेबल जॉब देते हैं ताकि वो इजी फील करते हुए अपना बेस्ट दे सकें। और ऑर्गेनाइजेशन को भी डेफिनेटली इसमें पॉलिसी फ़ायदा होता है। वुमेंस का 15% कोटा होता है, मिनॉरिटी का और हैंडीकैप्ड का 2% कोटा होता है एज इन गवर्नमेंट जॉब। अगला पॉइंट है बेटा इनकरेज रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन। आप जो पॉजिटिव ट्रेड यूनियंस होती हैं उन्हें इनकरेज करें। अगला लास्ट पॉइंट है बेटा बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट द चेंजिंग नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरतें बदलती हैं टाइम के लिहाज से, एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में उसके लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब पहले लोग कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते थे, आज कंप्यूटर हर अदारे में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आप अपनी रिक्रूटमेंट के लिहाज से ये बात लिखें कि आपको इस कंडीशन से रिलेटेड, इस क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, इस एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये बंदा चाहिए। मतलब आपको बदलना है टाइम के लिहाज से ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा। बेटा एलिमेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो दूसरा पॉइंट है रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बाद, वो था रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट और डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट। सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय ऑल द डायरेक्ट हायर क्रिएटिव स्टाफिंग डिसीजंस आर मेड बाय द वन ह्यूमन रिसोर्स टीम विद इन अ कंपनी। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। और अगर दूसरे अल्फाजों में से अब बोला जाए मेरे बेटा, तो हम उसे यूँ भी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट, जब आप सेंट्रल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो जो आपका सेंट्रल ऑफिस होता है बेटा, वो ही फंक्शंस परफॉर्म करता है रिक्रूटमेंट के, कि मतलब बंदे जो हायर करेगा वो की जो ड्यूटीज़ होंगी रिक्रूटमेंट की, वो आपका सेंट्रल ऑफिस या पर्सनल डिपार्टमेंट टॉप लेवल का काम करेगा। लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट बेसिकली की जाती हैं यूनिट लेवल पे, और ये काम किया जाता है
करने की जो ज़िम्मेदारी है वो होती है जोनल लेवल डिपार्टमेंट की। आइए बेटा अब सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट। तो बेसिकली बेटा ये नंबर में हमारे पास 6 हैं। तो पहला जो बेनिफिट एज ए सेंट्रल रिक्रूटमेंट है वो है इट रिड्यूसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बाय कंसोलिडेटेड ऑल रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज एट वन प्लेस। तो मतलब इसका ये हुआ कि आपकी जो कास्ट जगह जगह आपके जोनल ऑफिस में एज ए रिक्रूटमेंट होती है वो सारी की सारी जब एक ही जगह होती है तो वो मिनिमाइज़ हो जाती है और बहुत हद तक इसमें कमी देखी जा गई है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। कॉस्ट कम होगी तो इनकम में इजाफा भी होगा। अच्छा बेटा, दूसरी बात यह है इट हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलिस्ट। जब सारी की सारी सेंट्रलाइज होगी तो आपको स्पेशलिस्ट एचआर पर्सनल भी चाहिए होंगे, और जब एचआर आपके स्पेसिफिक बैठे होंगे तो आप बेटर यूटिलाइज़ करेंगे सारे के सारे सिस्टम को। आगे बेटा इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज़। आप डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजर से लेके माली तक हर किस्म का एम्प्लॉय हायर किया जाता है। जब सबकी क्या नाम है सिलेक्शन मेरे बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट के थ्रू, तो उससे बेसिकली यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, रिक्रूटमेंट में आसानी आ जाती है और क्या नाम है सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बड़ा आसान हो जाता है, टाइम कम लगता है। नंबर 4 पे इट फैसिलिटेट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टाफ बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स एंड जोन। जब स्टाफ सेंट्रली हायर किया जाता है तो उनकी ट्रांसफ़र्स करना, बेस्ट पर्सन को सही जगह लगाना भी बहुत आसान हो जाता है। अगला पॉइंट है बेटा इट रिलीव द लाइन एग्जीक्यूटिव ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम देयर बाय एनेबलिंग देम टू कंसंट्रेट ऑन देयर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। आसान लफ्ज़ों में अगर बयान किया जाए ना ये पॉइंट, तो मतलब ये है इसका कि बाज़ दफ़ा अगर डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट हो तो जो जोनल ऑफिस में रिक्रूटमेंट होती है, छोटे ऑफिस में रिक्रूटमेंट होती है, उन्हें अपने हायर बॉसेस से इजाज़त लेने के लिए वो ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिससे उनकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, जो उनकी जॉब डेजिग्नेशन है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। जब सारे का सारा काम ही सेंट्रलाइज होना है तो वो अपनी जॉब पे फोकस करते हैं, बनिस्बत इस पर कि वो आज एप्लीकेशन भेजेंगे, ऊपर से अप्रूवल आएगी, वो फिर ऐड देंगे, फिर बंदों को सिलेक्ट करेंगे, उनकी अप्रूवल फिर ऊपर से आएगी। इस प्रोसेस में वो अपने आप को इंगेज नहीं करते। लास्ट जो पॉइंट है बेटा इसमें वो ये है इट ट्रेंड्स टू रिड्यूस फेवरेटिज्म इन रिक्रूटमेंट एंड मेक्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मोर साइंटिफिक। जब सारी की सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाती हैं तो फिर फेवरेटिज़म ख़त्म हो जाता है। नीचे जो आप अपना बिजनेस नहीं कर पाते, आपकी सारी की सारी रिक्रूटमेंट ऊपर से होके आती है, सेंट्रलाइज होके आती है, एक डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी जॉब टाइटल ही ये है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एम्प्लॉइज़ हायर करके देने हैं, तो फेवरेटिज्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर वो सारे का सारा एचआर डिपार्टमेंट इस साइंटिफिक वे से ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए जो पॉलिसी है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उसे देखते हुए बंदे को हायर किया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ऑनवर्ड साबित होता है। आइए डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट। तो बहुत से हैं ये इसके भी डिसएडवांटेजेस, लेकिन जो कोर हैं मतलब इनकी अहमियत ज़्यादा है वो नंबर में 3 हैं। पहला देखते हैं बेटा, वो है देयर इज़ अ डिले इन रिक्रूटमेंट एज ऑपरेटिंग यूनिट कैन नॉट रिक्रूट स्टाफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है डिसएडवांटेज। क्यों?
कि जब रिक्रूटमेंट की जो असेसमेंट है, जहाँ बंदे की ज़रूरत है, सबसे पहले उन्हें महसूस होगी तो वो रिक्वेजिशन बना के अपने बॉस को देंगे कि सर हमें ये बंदा चाहिए लेबर में या जिस पोजीशन में भी चाहिए। वो भी फर्दर अपने बॉस को फॉरवर्ड की जाएगी। करते करते जब तक HR तक पहुँचेगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा क्या नाम है लॉस हो सकता है। तो ये जब सेंट्रलाइज सारे काम होंगे तो उसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि इतने बंदे चाहिए और बंदे भी उन्होंने हायर करने हैं, कब हायर करेंगे नहीं हायर करेंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। नंबर 2 पे बेटा जो डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट का वो है सेंट्रल ऑफिस मे नॉट बी फुली फेमिलियर विद जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स एंड द मोस्ट सूटेबल सोर्सेज फॉर द रिक्रूट स्टाफ। 2 पॉइंट है बेटा इसके अंदर। पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है कि जो आपका सेंट्रल ऑफिस है इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो फेमिलियर नहीं होता जॉब रिक्वायरमेंट से डिफरेंट यूनिट्स के। हर यूनिट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। और चूँकि ना सेंट्रलाइज सारे कागज़ सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री का दूसरा यूनिट लाहौर में काम करता है। अब लाहौर में अगर बंदों की ज़रूरत है और सर्विस इंडस्ट्री का मेन ऑफिस गुजरात में है तो वहाँ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बंदा में भी अगर यहाँ से हायर करके दिया जाए तो में भी वो सूटेबल ना हो, वो सारी रिक्वायरमेंट मीट ना करता हो, क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस वो ना हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो। और क्या पता बेस्ट सोर्स इंटरनल हो, एक्सटर्नल ना हो, तो ये भी एक एज ए डीमेरिट्स देखा जा सकता है जब सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट की जा रही हो। नंबर 3 पे बेटा जो चीज़ है वो है हमारे पास एज ए डिसएडवांटेज रिक्रूटमेंट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑपरेटिंग यूनिट्स लूज कंट्रोल ओवर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब चूँकि ना सारा काम ही सेंट्रलाइज हो रहा है तो इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो बाद दफ़ा जो आपके ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने 24 घंटा काम करना है किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो कंट्रोल है वो लूज़ हो जाता है ओवर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आइए बेटा अब डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये जो कि थर्ड एलिमेंट था हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। बेटा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक बात आपने माइंड में रखनी है, वो 2 ही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या तो वो इंटरनल सोर्स से बंदे को हायर करते हैं या वो बेटा एक्सटर्नल सोर्स से बंदे को हायर करते हैं। हम दोनों को बेटा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इनके सोर्सेज के स्टेप्स के इंटरनली, फिर उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं इंटरनल सोर्स को। जी डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल सोर्स रेफर टू द रिक्रूटमेंट दैट टेक प्लेस फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये बात तो आपको ज़ाहिर हो गई ना कि आप जब इंटरनल सोर्सेज की बात करते हैं तो आपने जब बंदा हायर करना है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी एम्प्लॉई होता है, उसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, या जो भी अगर रीज़न्स हैं वो रीज़न्स हम देख लेते हैं इंटरनली सोर्स से हम सीट्स को कैसे फिल करते हैं। हमारे पास कितने चैनल्स हैं इंटरनल सोर्स में? फर्दर हमारे पास बेटा 3 चैनल्स हैं। पहले को नाम देते हैं हम ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। क्या नाम देते हैं? ट्रांसफ़र्स एंड प्रमोशन। बेटा दूसरे को कहते हैं रिटायर्ड एंड रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज़। बेटा थर्ड को कहते हैं डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ डिजीज़। चलिए पहले वाले को बेटा डिस्कस करते हैं जो था ट्रांसफ़र एंड प्रमोशंस। जब बेटा आप ट्रांसफ़र और प्रमोशन की बात करते हैं तो इट इम्प्लाइज शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई फ्राम वन जॉब टू अनदर विदाउट एनी शिफ्ट इन चार्ज चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब इसका ये है ट्रांसफ़र का कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसकी ट्रांसफ़र करते हैं, उसका जॉब डेजिग्नेशन नहीं चेंज होता, दूसरी जगह जाके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज नहीं होती, उसकी सैलरी चेंज नहीं होती, मतलब तमाम चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन उसकी प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग जॉब ड्यूटी चेंज हो जाती है। मतलब गुजरात से किसी बंदे की ट्रांसफ़र कर दी जाए एज ए DPO लाहौर, वो गुजरात में भी DPO था तो लाहौर में भी वो DPO ही रहेगा, तमाम डेजिग्नेशन उसका सेम रहेगा। और जब आप बात करते हो बेटा प्रमोशन की
तो प्रमोशन से मुराद ऑन द अदर हैंड प्रमोशन रेफर टू द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई टू एन हायर पोजीशन। आप अपने एम्प्लॉई को लोअर से हायर पोजीशन में, फॉर एग्जांपल कोई एसी था, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर था, तो उसे डिप्टी कमिश्नर बना दिया जाना, क्या है, उसके लिए प्रमोशन है। उसकी पोजीशन भी बदलेगी, उसकी सैलरी भी यहाँ बदल जाएगी। तो कैरिंग हायर स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी और पे भी बढ़ जाएगी। मतलब मैं दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है, फ़र्क यह है कि ट्रांसफ़र में आपकी पे में इजाफ़ा नहीं होता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफ़ा नहीं होता, आपके स्टेटस में इजाफ़ा नहीं होता, लेकिन प्रमोशन में हो जाता है। प्रमोशन में वाइस वर्सा है, आपकी पे भी बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है, आपका स्टेटस भी बढ़ जाता है। आइए बेटा दूसरा पॉइंट देखते हैं जो है हमारे पास रिटायर्ड। बेटा एंड रिटर्न्स एम्प्लॉइज़ हु वांट टू रिटर्न कंपनी में बी हायर्ड। बाज़ दफ़ा आपके पास एक्सपीरियंस एम्प्लॉई आपको नहीं मिलता बाहर से, जो एम्प्लॉइज़ आपके रिटायर होते हैं तो आप उन्हें ही जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं। नंबर 3 पे बेटा जो है वो है डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स। ये क्या है, इसे देखते हैं बेटा। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिलेटिव आप काम करता हुआ डिसेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो आप उनके डिपेंडेंट को एज़ पर कोटा जॉब दे देते हैं। जब उन्हें आप जॉब दे देते हैं, इसे आप एज ए इंटरनल सोर्स कंसीडर करते हैं। आइए बेटा अब मेरिट्स को देखते हैं। जब आप इंटरनल सोर्स के थ्रू हायरिंग करते हैं तो बेसिकली ये नंबर्स में हमारे पास हैं 5। पहला जो मेरिट है वो है मॉरल एंड मोटिवेशंस ऑफ एम्प्लॉय इम्प्रूव। आप जब इंटरनली बंदों को प्रमोट करते हैं या हायर करते हैं तो उनके अंदर मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, वो मॉरली बेटर परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना एज ए लाइजन भी परफॉर्म करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचता है। नंबर 2 पे बेटा जो पॉइंट है वो है हमारे पास प्रमोट लॉयल्टी एंड कमिटमेंट अमंग्स द एम्प्लॉइज़ ड्यू टू सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड एडवांसमेंट। आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं ना, जब आप उन्हें इंटरनली हायर करते हैं तो उनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्रिएट होती है या प्रोड्यूस होती है वो है लॉयल्टी। वो ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए बेटा वो कमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि ना उन्हें पता है कि उनकी जॉब सिक्योर है। जब उनकी जॉब सिक्योर है तो वो अपनी एडवांसमेंट के लिए बेसिकली कोशिश करते रहते हैं। थर्ड जो मेरिट है उसे हम कहते हैं चांसेस ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन हाई। आप के चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छी पोजीशन में जाने के लिए, क्योंकि आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। तो आपकी जब जॉब सिक्योरिटी होती है तब आप एडवांसमेंट के लिए कोशिश करते हैं। जब अपनी एडवांसमेंट के लिए कोशिश करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल होते हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल होते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो इंटरनली सोर्स काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपके गोल को अचीव करने के लिए और एसेट्रा। बेटा अगला पॉइंट जो एज ए मेरिट कंसिडर किया जाता है वो है हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉइज़ फेमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जब आप इंटरनली सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, जो बंदा प्रमोशन ले के ऊपर जाता है या आप किसी रिटायर बंदे को दोबारा हायर करते हैं, तो वो आपकी सराउंडिंग, आपकी पॉलिसीज़ या आपके स्ट्रक्चर से पहले से वाक़फ़ रखता है। उसे ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो मिनिमम। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ़ायदेमंद बात है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट इससे मिनिमाइज़ होती है। बेटा अगला जो पॉइंट है जिसे आप मेरिट का नाम देते हैं वो है हमारे पास टाइम एंड एक्सपेंडिचर फॉर रिक्रूटमेंट रिड्यूस। बेशक सारे के सारे काम सेंट्रलाइज हो जाते हैं, आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, आपका टाइम भी बच जाता है। अगर आप बाहर से बंदे हायर करेंगे तो आपको ऐड देना होगा, उसके लिए कॉस्ट भी देनी होगी, टाइम लगेगा, कुछ बंदे डिप्यूट करने पड़ेंगे, वो अपना काम नहीं करेंगे जब तक आप बंदे रिक्रूट नहीं हो जाएंगे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं जब आप इंटरनली बंदों को
हायर कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अभी हमने जो डिस्कस किए थे वो थे मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम देखने जा रहे हैं डी मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये भी बेटा नंबर में 5 हैं। सबसे पहला जो डी मेरिट्स है वो है फेल्स टू ब्रिंग इन फ्रेश ब्लड इन टू ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपने ही एम्प्लॉइज़ को प्रमोट करेंगे या आप अपने ही एम्प्लॉइज़ के बच्चों को नौकरी देंगे तो जो फ्रेश ब्लड होगा, जो न्यू आइडिया में भी जनरेट कर सकते हो, इनोवेटिव या इंटरप्रेन्योरशिप जैसे ऐसे एम्प्लॉइज़ आप में भी ना हासिल कर सकें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए में भी नुकसान का बायस हों। आपके पुराने एम्प्लॉइज़ आपकी तमाम पॉलिसी से वाकफियत रखते हैं तो कल को ये आपके लिए डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू बंदा में भी इतना जल्दी आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर पाए या किसी यूनियन का हिस्सा ना बन पाए। बेटा अगला जो पॉइंट है डिस्कस जो हम करने जा रहे हैं एज ए टीमर वो है प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी। आप जब प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी हायरिंग करते हैं तो मे बी जो बंदा सीनियर हो वो एलिजिबल ही ना हो पोस्ट के लिए, और अगर ऐसा बंदा आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है पॉलिसी मेकिंग में तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा, तो ये आपके लिए मे बी ख़तरनाक हो तो ये भी एक डीमेरिट है। अगला जो पॉइंट है बेटा वो है चॉइसेस इन सिलेक्शन इज़ रिस्ट्रिक्टेड। जब आप बंदे ही इंटरनली हायर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, या जो आपके पुराने एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें रिट्रेंच कर रहे हैं, या अपने डिजीज़ एम्प्लॉइज़ के बच्चों को जॉब दे रहे हैं कोटे में, तो आपके पास चॉइसेस ही क्या रहेगी बेस्ट एम्प्लॉय हायर करने की। जो भी होगा आपको उसी से गुजारा करना होगा, बेबी वो सूटेबल कैंडिडेट ही ना हो आपके लिए, ये भी आपके लिए डीमेरिट है। बेटा जो अगला पॉइंट है एंड इन डीमेरिट में जिसे कंसिडर किया जाता है वो है ऑल वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आप तमाम की तमाम वैकेंसीज़ ऑर्गेनाइजेशन की फिलअप नहीं कर पाते इंटरनली, तो ये भी आपके लिए एक डीमेरिट है। अच्छा बेटा अगली बात, लास्ट पॉइंट जो डीमेरिट में कंसिडर होता है वो है हमारे पास नॉट अवेलेबल टू द न्यूली इस्टेब्लिश इंटरप्राइज। अगर आपकी का बिज़नेस इंटरप्राइज न्यू है तो आपके पास जितने भी सोर्स हैं इंटरनली रिक्रूट करने के, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिट्रेंच ऑफ एम्प्लॉई, या आप जब डिजीज़ के बच्चों को जॉब देना चाह रहे हैं तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपका बिज़नेस नया है, तो आपके लिए ये इंटरनली एज ए डीमेरिट कंसिडर होगा। बेटा जो दूसरा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है एक्सटर्नल सोर्स। जब आप एक्सटर्नल सोर्स की बेटा बात करते हैं तो हम कह सकते हैं इट लाई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से बंदे हायर करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉइज़ इसमें शामिल नहीं किए जाते। सो इसके अगर जब आप एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो हम किस एक्सटर्नल सोर्स में हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है बेटा वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बेटा बात करते हैं तो वेरियस कंपनी विजिट माई कॉलेजेस विच हैव मेड अरेंजमेंट फॉर कैंपस इंटरव्यूज़ एंड रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स। कॉलेजेस लाइक ITS, IIM have a more than 100 famous companies like Berkeley, Boston Consultancy Group coming and recruiting candidates। आसान लफ्ज़ों में अगर बात समझाई जाए ना तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना वहाँ बच्चों की एजुकेशनल डिग्री जब फाइनल ईयर में होती है तो कंपनीज़ आते हैं, उनका इंटरव्यूज़ करते हैं, उनके रिज्यूमे देखते हैं और उन्हें उनकी एजुकेशन डिग्री पूरी होने से पहले ही उन्हें जॉब दे दी जाती है। आप गुजरात में स्टूडिश कॉलेज को देख सकते हैं कि 1980 और 19 के दौर में बाहर से लोग आते थे, इन लोग बच्चों का इंटरव्यू करते थे और उन्हें जॉब अब्रॉड में मिल जाती थी। बेटा इन एक्सटर्नल सोर्स में जो दूसरा ज़रिया है ना बंदों को हायर करने का वो है रिक्रूटिंग एजेंसीज। दीज आर बेसिकली वेरियस प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म लाइक प्राइस वाटर हाउस कॉपर ABC ग्रुप
अगर आप रियल एग्जांपल लेना, जैसे आप कह लें NTA NTS वाले वो टेस्ट लेते हैं, उनके थ्रू बंदे हायर कर लेना, या PPSC को एज ए गवर्नमेंट देख लें, या FPSC को आप देख लें, तो इसे भी आप रिक्रूटिंग एजेंसी का नाम दे सकते। आइए बेटा, तीसरा जो ज़रिया है उसे हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम देते हैं। ये क्या है? दीज एक्सचेंज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब वैकेंसी टू जॉब सीकर। जैसे आप देखें, इल्म की दुनिया कह लें, या छोटी मोटी का नाम है जो जॉब्स की साइट बनी हुई है, इसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम देते हैं। दीज कैन भी प्राइवेट हो सकती हैं, आल्सो गवर्नमेंट एक्सचेंज भी हो सकती हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये प्राइवेट कोई भी इदारा, गवर्नमेंट भी बाद दफ़ा फैसिलिटेट करती है। आजकल तो हर गवर्नमेंट इदारे ने अपनी साइट बनाई हुई है, वहाँ जो भी जॉब्स आती हैं वो अपनी साइट पे अपलोड कर देते हैं, तो एज ए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सर्विस देते हुए। अगला पॉइंट जो है बेटा वो है कैजुअल कॉलर्स। ये क्या है देखते हैं। मैनी कैंडिडेट विजिट द कंपनी बाय देमसेल्फ। ऐसा होता है कि बड़े कैंडिडेट अपनी CV डेवलप करने के लिए, CV ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, एंड गिव इंटरव्यूज़, और उनका इंटरव्यू भी हो जाता है। द कंपनी मे नॉट नीड देम प्रेजेंटली। जब वो CV ड्रॉप करते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो उन्हें उस वक्त उनकी ज़रूरत नहीं होती, बट कैन कॉल देम एनी टाइम इन फ्यूचर। लेकिन CV संभाल ली जाती है या वो डाटा सेव कर लिया जाता है व्हेन देयर आर वैकेंसीज। जब वैकेंसीज होती है तो उन्हें फिर कॉल करके बुला लिया जाता है कि आप आ जाएं, आप हमारे पास आए थे फ़लाँ टाइम, आपका हमने इंटरव्यू लिया था, तो अब हमारे पास जॉब की अवेलेबिलिटी है, आप आ जाएं। ये अगर आप आना चाहते हैं तो दोबारा एक कैजुअल सा इंटरव्यू दे दें, और कॉल पे भी थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स है आपकी रिक्रूटमेंट का। अगला पॉइंट बेटा जो है वो है लेबर कंट्रैक्टर। इसमें क्या है? मैनुअल वर्कर्स रिक्रूटेड थ्रू कंट्रैक्टर हु मेंटेन क्लोज रिलेशंस विद सच लेबर, बेसिकली सी इन कंस्ट्रक्शन जॉब। तो आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है कि मोस्टली बाद दफ़ा एक कंट्रैक्टर होता है, उसके पास एक लेबर होती है। आपने काम करवाना है तो आप सारी लेबर से बात नहीं करेंगे, आपने एक मकान बनाना है बेसिकली, या कोई आपका प्रोजेक्ट है, या आपने कोई प्लांट इंस्टॉल करवाना है, तो आप कंट्रैक्टर को ढूंढेंगे। कंट्रैक्टर के पास लेबर होती है, उसे बताएंगे, उससे डील करेंगे, ये काम करवाना है, तो वो आपको बेसिकली लेबर दे देगा। मतलब आपकी जो है ना इंटरेक्शन वो लेबर से नहीं होगी, आपकी इंटरेक्शन आपके कंट्रैक्टर से होगी। तो ये भी एक सोर्स है बंदे हायर करने का। बेटे अगले दो जो पॉइंट हैं इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जिसके थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं वो है गेट रिक्रूटमेंट, एक है रिकमेंडेशन। पहले बेटा हम देखते हैं गेट रिक्रूटमेंट को, ये क्या है, फिर देखेंगे हम रिकमेंडेशन को। जी बेटा, गेट रिक्रूटमेंट, नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। जब आप अपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देते हैं, कंपनी है या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों लगाते हैं? फॉर दी स्पेसिफिक जॉब डिटेल ऑफ द जॉब वैकेंसीज। इसमें आप जॉब से रिलेटेड आपको कोई वैकेंसी चाहिए तो उसमें आप तमाम डिटेल लिखते हैं, ये क्वालिफ़िकेशन, ये एक्सपीरियंस का बंदा फ़लाँ टाइम तक अप्लाई करे, हमें ये बंदा चाहिए, उसका टेस्ट होगा, उसका इंटरव्यू होगा। दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसे आप डायरेक्ट मेथड का नाम भी देते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना डायरेक्ट मेथड क्या है, तो आप गेट मेथड की डेफिनेशन बताएंगे। गेट रिक्रूटमेंट का आपसे पूछे कोई गेट रिक्रूटमेंट क्या है, तो बेसिकली ये दोनों एक ही हैं। अगला पॉइंट बेटा है हमारे पास रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन से क्या है? आसान सा ही है, एम्प्लॉय रिक्रूटेड थ्रू रिकमेंडेशन बाय ट्रेड यूनियंस। बाद दफ़ा ट्रेड यूनियंस ना एम्प्लॉयज़ की रिकमेंडेशन देती हैं कि ये हमारा चेयरमैन है, तो उसे आप हायर कर लें, या कोई स्पेसिफिक बंदा है उसके पास क्वालिफ़िकेशन है उसे हायर कर लें। तो जब आप किसी ट्रेड यूनियन की रिकमेंडेशन के थ्रू या किसी की रिकमेंडेशन के थ्रू जब बंदा आप एक्सटर्नली हायर करते हैं तो आप रिकमेंडेशन का नाम इसे देते। जी बेटा, नेक्स्ट जो है ना वो है प्रेस एडवर्टाइजिंग। बेटा इससे तो आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे
प्रेस एडवर्टाइजमेंट क्या है। इसमें न्यूज़पेपर, जर्नल और इन तमाम ऐसी चीज़ें जो पब्लिक तक एज ए इंफॉर्मेशन सोर्स है, उसमें एडवर्टाइज़ की जाती है पोस्ट। और बेसिकली ये मैनेजरियल जॉब, क्लरिकल जॉब और टेक्निकल जॉब्स के लिए इस कंटेंट को यूज़ किया जाता है एज ए एक्सटर्नल सोर्स। जी बेटा, कुछ फ़ायदे जो हैं जो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आपको मिलते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो है सबसे पहला फ़ायदा बेटा, जब आप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, पीपल हैविंग रिक्रूटेड स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग कैन बी रिक्रूटेड। आप बेसिकली उन्हीं बंदों को हायर कर पाते हैं जिनके पास स्किल और एजुकेशन हो, और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ है। बेस्ट सिलेक्शन मेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप रिलीजन, क्रीड, कास्ट, किसी भी किस्म की कोई भी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। आप बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी क्रीड, कास्ट या रिलीजन से हो। हेल्प्स टू ब्रिंग न्यू ब्लड। अब डेफिनेटली जब आप नया बंदा हायर करते हैं तो वो एनर्जेटिक होता है, न्यू ब्लड होता है उसमें, तो वो न्यू आइडिया भी लेके आता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद बात है। अगला बेनिफिट बेटा है एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस फ्राम द अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉट। आप जब बाहर से बंदा हायर करते हैं तो आपको एक्सपर्टीज़ भी मिलती है और आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस बंदा हायर कर पाते हैं। जो पास बैंकों में अक्सर देखा गया है कि बैंक एक्सपीरियंस मैनेजर्स को उठा लेते हैं उन्हें बार्गेनिंग करके। तो अगला पॉइंट बेटा है हमारे पास, नेवर ड्राइज अप एप्लीकेबल टू न्यू फर्म्स एज वेल। मतलब न्यू फर्म भी, जब आपकी कोई एक्सपर्ट बिजनेस नया हो तब भी आप एक्सटर्नली हायर कर सकें, जबकि इंटरनली हायर करना बंदा नए बिजनेस के लिए बहुत ही नामुमकिन सी बात है। आइए बेटा अब देखते हैं जो लास्ट हमारा डिस्कशन पॉइंट है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हम रिक्रूटमेंट किन मेथड से कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिक्रूटमेंट मेथड है क्या। रिक्रूटमेंट मेथड्स आर द मीन्स बाय विच एंड ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद पोटेंशियल कैंडिडेट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल कैंडिडेट को हासिल करने के लिए जो कोशिश कर रही है, क्यों करती है, प्रोवाइड देम नेसेसरी इंफॉर्मेशन, उन्हें ज़रूरी इंफॉर्मेशन देती है कि ये जॉब्स है, ये इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये पे है, ये स्केल है, एंड इनकरेजेस देम टू अप्लाई फॉर जॉब। जी बेटा, बेसिकली मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट थ्री है। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इंटरेक्ट और तीसरा है थ्रू पार्टी। बेटा डायरेक्ट मेथड को देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे। पहला है स्काउटिंग, दूसरा है मैन्ड एग्जिबिट और तीसरा है वेटिंग लिस्ट। जब आप स्काउटिंग की बात करते हैं तो कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ से क्या नाम है बच्चों का इंटरव्यू करते हैं जिनकी फ़ाइनल डिग्री क्या नाम है कंप्लीट होने वाली है। जैसे बहुत अरसा पहले पाकिस्तान में ब्रिटिश कॉलेज में लाहौर बाहर से आते थे बंदे, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, वो बच्चों के इंटरव्यूज़ करते थे। जो बेस्ट कैंडिडेट था उन्हें वो अपने साथ डिग्री कंप्लीट होने के बाद जॉब अब्रॉड दे देते थे। डायरेक्ट मेथड का जो दूसरा पॉइंट है जिसे हमने कहा था मैन एग्जिबिट, इसका मतलब ये है कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कुछ स्पेशल सेमिनार जहाँ हो रहे होंगे या कहीं कन्वेंशन हो रहा होगा, वहाँ वो जाते हैं और वहाँ वो जाके अपना एक मोबाइल ऑफिस, छोटा सा मोबाइल ऑफिस लगा लेते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं डिज़ायर्ड कैंडिडेट की। बेटा लास्ट जो पॉइंट था वो था इसके अंदर वेटिंग लिस्ट डायरेक्ट में।
उसमें क्या होता है, वेटिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव इंडिकेटेड द इंटरेस्ट इन जॉब एंड पर्सन थ्रू मेल ओवर द फोन। आप क्या नाम है, कैंडिडेट को इंटीमेट करते हैं मेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू कि आप हायर किए जा रहे हैं कि नहीं। बेटा दूसरा जो मेथड है उसे हम इंडायरेक्ट मेथड का नाम देते हैं। इसमें बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, रेडियो, टेलीविजन यूज टू पब्लिसाइज द वैकेंसीज। दिस हेल्प्स टू enable the candidate to assess their suitability, ताकि ओनली दोज पोजेसिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन विल अप्लाई, और जिनके पास नहीं है वो ना करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है डायरेक्ट में कि बहुत से बंदे कर देते हैं अप्लाई जिनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जब जॉब पब्लिसाइज होती है तो उसमें तमाम स्पेसिफिकेशन लिख दी जाती हैं, तो जिसकी नहीं होती वो अप्लाई नहीं कर सकता। एथिकली अगर वो कर भी देता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जी बेटा थर्ड है हमारे पास थर्ड पार्टी मेथड। इसमें क्या होता है, वेरियस एजेंसीज, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म्स आर यूज्ड टू रिक्रूट द पर्सनल। In addition, friends and relation of existing staff deputation can be used। तो बेसिकली जब आप थर्ड पार्टी से हेल्प लेते हैं, ना आप खुद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेज को इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम थर्ड पार्टी मेथड्स का नाम दे सकते हैं। बेटा यहाँ पे आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, और हमारे लेक्चर की समरी हमने क्या क्या सीखा देखिए। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने ये 6 पॉइंट्स आज के लेक्चर में बेटा समझे। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई सवाल ज़हन में आता है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है ahmednaseem2@gmail.com। आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और अगर कमेंट्स में भी हमसे बेटा पूछ सकते हैं। अगर वीडियो का लेक्चर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो काइंडली इसे लाइक करें बेटा। वीडियो को अपने दोस्तों और क्या नाम है की तनकीद में शेयर्स करें फॉर नॉलेज इन्हेंसिंग, और काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल और एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। बेटा थैंक यू वेरी मच गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपका निगहबान। खुदा हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates.